सुमन अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती है। एक सुबह सुमन की सास नीलम अपने लिए पानी गर्म करने जाती है। अरे, गैस खत्म हो गई। हे भगवान, सबको काम पर भी जाना है। बिना गैस के खाना कैसे बनेगा। नीलम परेशान हो ही रही होती है कि तभी वहाँ सुमन सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए, सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। और माँ जी, ये रहा आपका गर्म पानी, पी लीजिए और फिर सबके साथ आप भी नाश्ता कर लीजिए। लेकिन बहू, ये नाश्ता कैसे बनाया और गर्म पानी कहाँ से किया? हमारी गैस तो खत्म हो गई है। बिना गैस के खाना तो बन ही नहीं पाएगा। तू बाहर किसी पड़ोस के घर में गई थी क्या? लेकिन बहू, ये करने की क्या जरूरत थी तुझे? अरे, तुझे पता है ना, तेरे ससुर जी भूखे रह लेंगे, लेकिन किसी की मदद नहीं लेते हैं। अरे माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मेरे होते हुए किसी की मदद लेने की भी क्या जरूरत है? अरे कल रात में ही गैस खत्म हो गई थी, इसीलिए रात में ही मैंने मिट्टी का चूल्हा बना दिया और सुबह लकड़ियाँ लाकर उस पर खाना बनाया है। अरे, मैं तो खामखा परेशान हो रही थी। मैं तो भूल गई थी कि तू कितनी जुगाड़ू है, किसी भी मुश्किल को झट से हल कर देती है। सुमन काफी अच्छी तरह से घर को संभाल रही होती है। कुछ दिनों बाद सुमन की पड़ोसन जानकी आती है। अरे सुमन बहुरिया, आज हम लोगों को एक फंक्शन में जाना था। अब तक मेरी बेटी का सूट बना नहीं है, तुम बना दो न जरा। मेरी मोटकी बेटी है, उसको कुछ पसंद आता नहीं है। अरे जानकी, जब तुझे पहले ही पता था कि तुम लोगों को फंक्शन में जाना है तो तैयारी पहले ही करनी चाहिए थी ना। अभी तो मेरी बहू लड्डू गोपाल की पोशाक बना रही है। अरे ऐसे काहे बोल रही हो? हम यहाँ बहुत उम्मीद से आए हैं। हमने तो अपनी मोटकी बेटी से पहले ही कहा था यहाँ से सिलवाने के लिए, लेकिन वो अपने दोस्तों की बात मानकर वहाँ चली गई। कोई बात नहीं काकी, पोशाक तो बनी जाएगी, मैं जल्दी से बना देती हूँ। समय का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ये तो सुमन को अच्छे से आता है। और ये पोशाक कितना सुंदर बनाया है। वैसे बहू, तेरे हाथ में सिलाई बुनाई की काफी अच्छी कला है। बहुत किस्मत वाली है नीलम। वो तो मैं हूँ। बहुरिया, अभी तो फिलहाल यही बना दे। हम फंक्शन से आएंगे तो अपने लड्डू गोपाल के लिए भी पोशाक बनवाऊंगी। इतनी सुंदर बनाई है तूने। हर कोई सुमन की तारीफ करता था, क्योंकि सुमन हर चीज में ही निपुण होती है। जुगाड़ लगाना, किसी भी बिगड़ते काम को ठीक करना, ये सब सुमन को काफी अच्छे से आता था। कुछ दिनों बाद सुमन के देवर आयुष का रिश्ता तय हो जाता है। माँ जी, अब तो रिश्ता तय हो गया है, तो शादी की तैयारी के लिए भी मैं यहाँ आती रहूंगी। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे रुचि, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अब ये घर तुम्हारा भी है, तुम्हारा जब मन करे तब आओ। और वैसे भी शादी तुम्हारी और देवर जी की ही हो रही है, इसीलिए तुम दोनों की पसंद नापसंद बहुत जरूरी है। सुमन बिल्कुल सही कह रही है। अब ये घर तुम्हारा भी है और शादी की तैयारी जैसे तुम्हें चाहिए हम वैसे ही करेंगे। बस बहू, थोड़ा हमारे बारे में भी सोच कर चलना। रुचि का अब अक्सर आना जाना लगा ही रहता है। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुमन घर की साफ सफाई करती है। माँ जी, मैंने घर की साफ सफाई तो कर दी है। आज रुचि ऐसे ही हमसे मिलने आ रही है। इतने अमीर घर से है, मैं तो बस चाहती हूँ कि उसे कोई परेशानी न हो। बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। वैसे भी घर पर हमारे कितने लोग आए हैं, कितनी तैयारी भी करनी है। शादी का दिन नजदीक आ रहा है। माँ जी, बाकी सब चीजों की आप चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगी। कुछ देर बाद रुचि आती है और सीधा अंदर जाने लगती है। तभी आयुष की बुआ रुचि को टोकती है। अरे ये क्या तमीज है? तुम घर की होने वाली बहू हो और अपने घर में आए मेहमानों को ऐसे नजरअंदाज करके जा रही हो जैसे कोई यहाँ बैठा ही ना हो। आदर सत्कार किसी ने सिखाया नहीं क्या? जब मैं आपको जानती नहीं हूँ तो कैसा आदर सत्कार? रुचि बदतमीजी से बात कर रही होती है। तभी वहाँ सुमन आ जाती है। अरे बुआ जी, क्या हो गया? इतनी बहस क्यों हो रही है? सब ठीक तो है ना? अरे ये कैसी लड़की पसंद की है? अरे घर की बड़ी बहू इतनी गुणी, भाग्यशाली, सबका ख्याल रखने वाली, हर चीज सोच समझ कर आती है। सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना सब कुछ आता है। बड़ों का आदर सत्कार करना जानती है तू। और एक ये है जो दुआ सलाम कुछ नहीं, मटकते हुए जा रही है, टोकने पर बदतमीजी भी कर रही है। तो जिस लायक होता है ना जो, मैं उसे बिल्कुल वैसा ही जवाब देती हूँ। और आप होती कौन है मेरे घर में आकर मुझे ऐसा बोलने वाली? ए भगवान, आज तक मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं की, लेकिन इस लड़की ने तो हद पार कर दी। देख रही है ना सुमन बहू तू? हाँ रुचि, तुम चुप हो जाओ। जो भी बात हुई है मैं उसे संभाल रही हूँ ना।
नहीं जेठानी जी, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कोई मेरे घर में मेरे बारे में इतना सब उल्टा बोले। दरवाजा दिख रहा है ना आपको, आप यहाँ से जा सकती हैं। ऐसे लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है। आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। मैं यहाँ से तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, अपनी जेठानी से हमेशा ही नीचे रहोगी तुम। हाँ। हर कोई बस सुमन की तारीफ कर रहा था। ये देखकर रुचि को काफी बुरा लगता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर वाले इतने अमीर हैं, मुझ में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये गवार जेठानी की सब मुझसे ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। रुचि चलो तो, तुम्हारा कमरा पेंट करवाया है, देख लो तुम। रहने दो जेठानी जी, आप तो अनपढ़ गवार हो, ऊपर से गरीब इतनी कि आपकी पसंद पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो भी आपने करवाया होगा मुझे वो पसंद नहीं आने वाला है। रुचि अब अक्सर ऐसे ही सबके आगे अपनी जेठानी से बदतमीजी से बात करने लगती है। अपनी जेठानी से जरा जरा सी बात पर चिढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद रुचि, सुमन और नीलम तीनों बाहर खाना खाने जाते हैं। माँ जी, यहाँ के गोलगप्पे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे भी हम सब बाहर से खाना खाएंगे तो कितने पैसे लग जाएंगे, यहीं से खा लेते हैं ना। हाँ ठीक है बहू, अगर तुझे यहाँ के गोलगप्पे पसंद हैं तो यहीं के खा लेते हैं। ओहो जेठानी जी, आपकी सोच कितनी छोटी है। अरे आप ऐसे चीप जगह से कुछ भी खा लेती होगी, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिए। रुचि बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? अरे अगर तुझे यहाँ के गोलगप्पे नहीं खाने तो मना भी कर सकती है ना, इतना नीचा क्यों दिखाना है? ओह माफ करना माँ जी, मुझे तो लगा जेठानी जी को ये सब सुनने की आदत ही होगी। वो गरीब घर से भी हैं और अनपढ़ भी हैं। एक काम करो जेठानी जी, आप यहीं से गोलगप्पे खाओ, मैं माँ जी को अपने साथ आज होटल का खाना खिलाती हूँ। तब तो माँ जी भी समझ ही जाएंगी कि मैं क्यों इतना फर्क करती हूँ। बहू तू ना। अरे माँ जी कोई बात नहीं, आप पहले से तो मेरे साथ ही कहीं भी खाती थी ना, आज देवरानी जी के साथ ही आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रुचि की बातें सुमन को बुरी लगती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शादी से एक हफ्ता पहले रुचि अपनी शादी का जोड़ा लेकर आती है। ये तो बहुत प्यारा शादी का जोड़ा है, लेकिन यह तो काफी महंगा लग रहा है। पूरे 5 लाख का है। वैसे मेरे लिए तो ये छोटी सी रकम है। जेठानी जी, आप मेरे लहंगे को हाथ क्यों लगा रही हो? खराब करना चाहती हो क्या? माफ करना देवरानी जी, गलती हो गई। दिन निकल जाते हैं और अब शादी का दिन आ जाता है। सब लोग शादी के हॉल में आ जाते हैं। रुचि का मेकअप हो रहा होता है, तभी रुचि की माँ सुमन नीलम और आयुष के पास जाती है। बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। रुचि का लहंगा फट गया है और उसमें पता नहीं कैसा दाग लग गया है। अभी तो उसे पता नहीं है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगेगा। कोई बात नहीं आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। लास्ट टाइम पर सुमन बहुत मेहनत से जल्दी करके रुचि का ठीक पहले की तरह ही लहंगा बनाती है। रुचि वो लहंगा पहनकर शादी के हॉल में आती है। सब फोटो खिंचवाने लगते हैं। अरे अरे जेठानी जी, आप कहाँ आ रहे हो? अरे सबकी फोटो हो रही है ना हमारे साथ। हाँ, लेकिन ये चांद पर दाग है, भिखारी जैसी बनकर आ गई है। मैं नहीं चाहती ये मेरे आसपास भी रहें। अब बस बहुत हो गया। मैं अपनी भाभी की इतनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें कितनी चिढ़ है ये हम सब ने देखा है, लेकिन मुझे लगा तुम समझ जाओगी। अरे तुम्हारा डिजाइनर लहंगा तो खराब हो गया था, वो तो बस भाभी ने जल्दी से इतनी मेहनत से तुम्हारा जोड़ा बनाया है, और तुम हो कि अब भी उनकी बुराई कर रही हो। माँ, ये सब क्या है? सब सही है। अगर आज तेरी जेठानी तेरे लिए जोड़ा नहीं बनाती तो तू कमरे में बैठकर रो रही होती। जेठानी जी, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, हमेशा आपको नीचा दिखाया। इस शादी के जोड़े से मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। हाँ लेकिन वो तो सब होगी। हाँ लेकिन वो तो तब होगा ना जब तुम शादी करोगी। चलो, मुहूर्त निकल रहा है। रुचि को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो कभी भी अपनी जेठानी को नीचा नहीं दिखाती। राजनगर नामक एक गांव में पंकज कहकर एक दूध वाला अपनी बीवी मंजरी और बेटे चिंटू के साथ रहता है। पंकज के पास 2 गाय होती हैं, कावेरी और जानकी। वो उन दोनों को बहुत प्यार और स्नेह देकर उनकी देखरेख करता है। पिताजी, मुझे तो कभी कभी इस कावेरी और जानकी से बहुत जलन होती है। लेकिन ऐसे क्यों बेटा? हाँ, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा इन दोनों को ही प्यार करते हो, है ना? नहीं मेरे चिंटू, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तू मेरा है वैसे ये दोनों भी मेरे हैं। ऐसे मत बोल। एक पिता के लिए उसके सभी बच्चे एक समान होते हैं। चलिए दोनों बाप बेटे आ जाइए, नाश्ता तैयार है। चिंटू, आज पिताजी के साथ ही विद्यालय जाना। मुझे आज चक्की पर ना आटा पिसाने जाना है, क्योंकि आज चंदू भैया चक्की जल्दी बंद करने वाले हैं, इसीलिए। ठीक है माँ,
आप चले जाइए वहाँ पर, मैं पिताजी के साथ जाऊंगा। चिंटू अपने पिता की साइकिल पर बैठकर जाता है और पंकज उसे विद्यालय तक छोड़ आता है। जब पंकज चिंटू को विद्यालय में जाते हुए देखता है तभी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हे भगवान जी, मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दीजिए कि मैं अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा पाऊं और वो बड़ा होकर एक काबिल इंसान बन पाए। जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करे, यही चाहता हूं मैं। पंकज पूरे गांव में दूध बेचता है। वो सुबह सूर्योदय होने से पहले ही अपनी साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ता है। गांव में हर कोई उसे बाबू भैया कहकर पुकारते थे। बाबू भैया, मुझे आज 3 लीटर दूध दे दो। आज मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए आज खीर बनेगी। और मुझे तो रोज की तरह आधा लीटर ही दे दो। ठीक है, लेकिन मुन्ना लाल, तुम हर रोज केवल आधा लीटर दूध ही क्यों लेते हो? अरे कभी तो 1 लीटर लिया करो। अरे क्या बताए बाबू भैया, अब अकेला रहता हूँ इसीलिए आधा लीटर लेता हूँ। बस दुआ करो कि मेरी भी कोई सुंदर और सुशील घरवाली आ जाए। फिर मैं रोजाना 1 क्या 1.5 लीटर दूध लेने को भी तैयार हूँ। 28 का हो चुका हूँ, फिर भी कुंवारा ही हूँ। क्या करूँ, भागी पोटे हैं मेरे तो। कोई बात नहीं, मिल जाएगी कोई अच्छी ही। वो कहते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अरे यार जानता हूँ, लेकिन लगता है मेरे जीवन में कुंवारा रहना ही लिखा है। अरे ऐसे बोलकर मन छोटा मत करो, किस्मत चमकते देर नहीं लगती, समझ गए? हाँ, अब उसी की उम्मीद में बैठा हूँ। पंकज का बड़ा भाई सागर शहर में अपनी बीवी मिहिका और बेटे कृष के साथ रहता है। सागर एक अमीर व्यापारी होता है। पंकज जब सागर का हालचाल पूछने के लिए उसे फोन करता है तभी। हाँ पंकज, बोलो क्या हुआ? भैया कैसे हैं आप? कितने दिनों से फोन कर रहा हूँ आपको, आप फोन ही नहीं उठाते मेरा। अब क्या करें पंकज, मैं तुम्हारी तरह खाली थोड़ी हूँ। तुम्हें बस सुबह दूध बेचना होता है, फिर पूरा दिन तो बस तुम्हारा बेरोजगारी की तरह घर पर ही पड़े रहते हो। लेकिन मुझे दिन रात मीटिंग्स रहती हैं, अपने बिजनेस को संभालना पड़ता है, इसीलिए मुझे तुम जैसे लोगों को टाइम देने के लिए वक्त नहीं मिलता। अच्छा ऐसी बात है क्या भैया? और क्रिस कैसा है? और भाभी जी वो कैसी हैं? क्रिस नहीं, कृष नाम है उसका। ठीक है, वो ठीक है, और तुम्हारी भाभी जी भी ठीक है। कब आ रहे हो आप गांव? सोच रहे थे आए अगले महीने में, क्योंकि तभी कृष की छुट्टियां भी हैं इसीलिए। लेकिन हम केवल आधे दिन के लिए आएंगे और शाम में फिर से रवाना हो जाएंगे। हमें वो गांव की लाइफ अच्छी नहीं लगती है इसलिए। अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? गांव में ही तो आप पले बड़े हैं और आप गांव को ही ऐसे कह रहे हैं। ठीक है पंकज, मैं अब तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। हाँ, पर भैया लगता है कोई जरूरी काम आ गया होगा उन्हें। खैर, अगले महीने भैया भाभी और क्रिश आने वाले हैं, आधे दिन के लिए ही सही, लेकिन वो लोग तो आ रहे हैं ना। इतने समय बाद मैं भैया को देखूंगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। पंकज ये बात मंजरी और चिंटू को भी बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्या बात है, जेठ जी और जेठानी जी दोनों हमारे घर पर आने वाले हैं। वाओ, पहली बार वो लोग हमारे घर आएंगे। हमेशा हम ही उनके पास गए हैं, इस बार वो हमारे पास आएंगे। हाँ मंजरी, भैया के आने से पहले हमें सारी तैयारी करनी होगी। तुम और चिंटू अच्छे कपड़े पहनना, और हाँ, घर में जितना भी बेफिजूल का सामान है वो सारा हटा दो ताकि जगह बन सके। उस दिन तुम सब सुबह जल्दी उठकर ही अच्छा खाना बनाना। भैया को लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, वो भी बनाना। हाँ हाँ ठीक है जी, मैं बना दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। उनकी देख रेख में कोई कमी नहीं रहेगी, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है मंजरी। और वो दिन आ ही जाता है जब सागर, मिहिका और कृष तीनों अपनी चमचमाती हुई कार में गांव आते हैं। ओफो, गांव में आते ही हमारी लाखों रुपए की कार पर सारा गंदा कीचड़ उड़ गया। अब क्या करें मेहिका, चलो। वो तीनों पंकज के घर घुसते हैं और उन्हें खटिया पर बैठना पड़ता है और मिट्टी के ग्लास में पानी दिया जाता है। ओह गॉड, ये मिट्टी के ग्लास में कौन सा पानी दिया है? बाप रे, इस पानी को पीकर मेरी स्किन खराब हो गई तो। ओह माय गॉड।
नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो मिट्टी के घड़े का शुद्ध पानी है। इसे पीने से उल्टा आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, क्योंकि ये नैसर्गिक है, शहर के पानी की तरह मिलावटी नहीं है। Whatever. पापा, यहाँ पर कितना गर्म हो रहा है और ये घर कितना छोटा है। यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या यार पंकज, मुझे लगा था कि तूने कम से कम घर तो अच्छा खासा बनाया होगा, लेकिन तू तो गरीब का गरीब ही रह गया। वहां शहर में मैंने अपना खुद का बंगलो बनवाया है और तू यहाँ एक अच्छी झोपड़ी तक नहीं बना पाया। क्या यार? Oh, come on, सागर। पंकज दूध बेच बेच कर क्या ही कमा लेता होगा। वो तुम्हारी तरह एक अमीर बिजनेसमैन थोड़ी ही है। हाँ मेहिका, ये बात भी सही कही तुमने। अमीर बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, लेकिन अपने परिवार का पेट पाल लेता हूँ और अपने परिवार संग इस छोटे से मिट्टी के घर में सुखी हूँ मैं। इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। अरे भैया, लेकिन खाना तो खाकर जाइए। नहीं नहीं, हम 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना खाने वाले लोग हैं। हमें ये चूल्हे पर पका हुआ खाना नहीं पसंद है। पर ताऊ जी, जो स्वाद चूल्हे पर पके हुए खाने का है ना, वो स्वाद शहर के खाने में मिल नहीं सकता। हाँ। शहर का खाना खाया भी है क्या कभी? और बात करता है। चलो चलता हूँ। इस तरह सागर, मिहिका और कृष तीनों का अपमान करके चले जाते हैं, जिसके बाद पंकज को काफी बुरा लगता है, पर वो इस बात को अपने दिल में नहीं रखता और अपने मामूली जीवन को जीने में व्यस्त हो जाता है। वो अब एक ही साल में दूध बेच बेच कर काफी पैसे जोड़ लेता है और अपना खुद का दुग्धालय खोलकर अमीर बन जाता है। अब वो भी एक बड़े से घर में रहने लगता है। वहीं शहर में रह रहे सागर का बिजनेस लॉस में चला जाता है और उसे घूम फिर कर अपने गांव ही लौटना पड़ जाता है। सागर और मिहिका को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दे पंकज। पिछली बार जब मैं तेरे पास आया था, तभी पैसों के घमंड में मैं तेरा और तेरे परिवार का बहुत अपमान किया। हाँ पंकज, हमें माफ कर दो। अब हमें समझ आ चुका है कि जीवन में अगर आप उठ सकते हो तो गिर भी सकते हो, जैसे कि हम अब गिर चुके हैं। हमने अमीर होने पर बहुत घमंड किया और शायद उसी का हमें ये सिला भुगतना पड़ा। उसकी ही सजा मिली है हमें। हमें माफ कर दो। आप दोनों को अपनी गलतियां समझ आई हैं, ये सुनकर अच्छा लगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, लेकिन उन उतार चढ़ाव से हमें हमेशा सीख लेनी चाहिए। और चाहे हमारे पास कितनी भी धन संपदा क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए और अपनी जुबान पर अपना स्वभाव भी एकदम अच्छा रखना चाहिए। घमंड ही एक इंसान की बर्बादी का एकमात्र कारण बन जाता है। सागर, मिहिका और कृष अब वहीं पर रहने लगते हैं और थोड़े दिनों में सागर एक मिल में नौकरी करने लगता है। इस प्रकार वो अपने स्वभाव में बदलाव लाकर अपने जीवन की नए सिरे से शुरुआत करते हैं।